हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12 जीव विज्ञान से अध्याय है 3 मानव जनन। तो इसमें हम लोग संपूर्ण पाठ का हल देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे और भी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इस चैप्टर में बहुत सारे पिक्चर बनाने के लिए है। तो सभी पिक्चर और नोट्स के साथ यहाँ पे आपको वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। तो पहले लाइक कर दीजिए। ये देखिए अध्याय है 3 मानव जनन का अभ्यास प्रश्न आ चुका है। पहला में है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क में है मानव, यहाँ पे खाली स्थान भरने का था तो यहाँ पे लैंगिक उत्पत्ति वाला है और यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ख में है मानव सजीव प्रजक है। ग में आता है मानव में आंतरिक निषेचन होता है। घ है यहाँ पे नर एवं मादा युग्मक अगुणित होते हैं। अड़ है युग्मनज द्विगुणित होता है। च आता है यहाँ पे एक परिपक्व पुटक से अंडाणु यानी कि ओवम के मोचित होने की प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग यानी कि ओव्यूलेशन कहते हैं। छ है यहाँ पे अंडोत्सर्ग यानी कि ओव्यूलेशन ल्यूटिनाइजिंग यानी कि LH नामक हार्मोन द्वारा प्रेरित इंड्यूस्ड होता है। ज आता है नर एवं स्त्री के युग्मक के संलयन यानी कि इसे इंग्लिश में फ्यूजन को निषेचन कहते हैं और ये सभी बात आपको याद रखनी है। झ है यहाँ पे निषेचन तुम्बिका तथा संकीर्ण पथ के संधि स्थल यानी कि फैलोपियन नलिका में संपन्न होता है। यह है युग्मनज विभक्त होकर ब्लास्टोसिस्ट की रचना करता है जो गर्भाशय में अंतरोपित यानी कि इम्प्लांटेड होता है। ट है यहाँ पे भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को अपरा यानी कि प्लेसेंटा कहते हैं। प्रश्न संख्या 2 आता है पुरुष जनन तंत्र का एक नामांकित आरेख बनाएं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम बहुत बार ट्राई किए थे तो यहाँ पे मेरा नहीं बन पाया था तो हम दूसरा पेज में ट्राई किए हैं। ये देख लीजिए आप लोग, उत्तर में लिखेंगे आप लोग पुरुष जनन तंत्र का नामांकित आरेख निम्नांकित है। ये आप लोग देख सकते हैं, हम आपको यहाँ पे पिक्चर शो कर देंगे बुक वाला, यहाँ से भी आप लोग देख के बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग इसे थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ये देखिए नामकरण भी किया हुआ है। मूत्रवाहिनी है, शुक्राशय है, मूत्राशय है, शुक्रवाहक है, पुरस्थ यानी कि प्रोस्टेट है। यहाँ पे देख लीजिए सीसन यानी कि लिंग है, मूत्र मार्ग है, सीसन मुंड है और आगे आता है यहाँ पे अग्रछद, फिर आता है वृषण कोश, फिर वृषण और ये वाला देख रहे हैं कंद मूत्र पथ ग्रंथि है और ये है गुदम और ये है मलाशय और ये है स्खलनीय वाहिनी। तो ये आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस तरह से आप लोग भी बना लीजिएगा। बहुत मेहनत लगता है, एग्जाम में ये सब आने का चांस बहुत रहता है तो ज़रूर बना लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि पिक्चर आया तो छोड़ दिए। ठीक है, अगर आप लोग पिक्चर बनाने का प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में 5 नंबर आपका रखा हुआ है। ठीक है, और नीचे में लिख दीजिएगा चित्र पुरुष जनन तंत्र को दर्शाने वाला श्रोणी क्षेत्र का आरेखीय काट। और देखिए ये प्रश्न संख्या 3 आता है स्त्री जनन तंत्र का एक नामांकित आरेख बनाएं। देखिए उत्तर हो जाएगा स्त्री जनन तंत्र का नामांकित आरेख निम्नांकित है। तो यहाँ पे हम आपको पिक्चर शो कर देंगे NCERT बुक वाला, आप लोग यहाँ से भी देख के बना सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हम बना चुके हैं। ये है गर्भाशय, इसे बुग्न या फंडस भी कहते हैं और ये है गर्भाशय गुहा। ठीक है, और यहाँ पे आता है ये देख सकते हैं संकीर्ण पथ या स्थमस इसे कहते हैं और ये वाला भाग एम्पूला या तुम्बिका कहलाता है और ये जो देख रहे हैं ये कीप है। ठीक है, और संकीर्ण पथ या स्थमस और एम्पूला और तुम्बिका और कीप मिल के बनाते हैं अंडवाहिनी नलिका। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और ये देख रहे हैं ऐसे, ये है झलरी और ये है डिम्ब ग्रंथि यानी कि अंडाशय। ठीक है, इसके आगे की ओर चलते हैं हम लोग तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है गर्भाशय अंतःस्तर और ये है गर्भाशय पेशी स्तर और ये देख रहे हैं ये है परिगर्भाशय। और आगे देखिए
ये है गर्भाशय या ग्रीवा, और ये देख रहे हैं ये वाला पार्ट, इसे ग्रीवा नाल कहते हैं। और ये है योनि। ठीक है, देखिए इधर चित्र स्त्री जनन तंत्र का आरेखीय का दृश्य। आप लोग भी फेयर जरूर तैयार करें क्योंकि एग्जाम अब नज़दीक है, ज़्यादा समय नहीं बचा है। प्रश्न संख्या 4 आता है, वृषण तथा अंडाशय के बारे में प्रत्येक के दो दो प्रमुख कार्यों का वर्णन करें। तो आप लोग कोई भी दो कार्य का वर्णन कर सकते हैं। वैसे हम यहाँ पे वर्णन कर चुके हैं, आप लोग चाहें तो इसे भी लिख सकते हैं। उत्तर हो जाएगा, वृषण तथा अंडाशय के बारे में प्रत्येक के दो दो प्रमुख कार्यों का वर्णन निम्न किया गया है। देखिए यहाँ पे है वृषण के कार्य, फंक्शन ऑफ टेस्टिड्स। देखिए पहला है यहाँ पे वृषण की सर्टोली कोशिकाएं, इसे हम अंडरलाइन किए क्योंकि ये मेन पॉइंट है। शुक्रजन कोशिकाओं तथा शुक्राणुओं का पोषण करती है। सेकेंड है यहाँ पे वृषण की अंतराली कोशिकाओं से एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होते हैं। ये द्वितीयक लैंगिक लक्षणों यानी कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के विकास को प्रेरित करते हैं। ठीक है, आगे आता है यहाँ पे अंडाशय के कार्य, फंक्शंस ऑफ ओवरी। तो देखिए पहला में है यहाँ पे अंडाशय की ग्राफियन पुट्टिका यानी कि ग्राफियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन हार्मोन ध्यान देंगे स्रावित होता है। यह स्त्रियों के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को प्रेरित करता है। सेकेंड में आता है अंडाशय में बनी संरचना यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भाशय में निषेचित अंडाणु को स्थापित करने में सहायक होता है। प्रश्न संख्या 5 आता है यहाँ पे शुक्रजनक नलिका की संरचना का वर्णन करें। तो आपको वर्णन करना है तो उत्तर कुछ इस तरह से आप लोग लिखेंगे। शुक्रजनक नलिका यानी कि सेमिनिफेरियस ट्यूबल्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है वृषण का निर्माण अनेक पालियों से होता है जिनमें से प्रत्येक में 1 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती है। शुक्रजनक नलिकाओं के बाहर संयोजी ऊतक में स्थान स्थान पर अंतराली कोशिकाओं के समूह स्थित होते हैं। इन्हें लीडिंग कोशिकाएं भी कहते हैं। ठीक है, इसके आगे है इनसे स्रावित नर हार्मोन्स के कारण द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित होते हैं। इसके आगे है प्रत्येक शुक्रजनक नलिका पतली एवं कुंडलित होती है। इसकी भीतरी परत को जनन एपिथेलियम कहते हैं। जनन एपिथेलियम का निर्माण मुख्य रूप से जनन कोशिकाओं से होता है। इनके मध्य स्थान स्थान पर सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। जनन कोशिकाओं से शुक्र जनन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणु सर्टोली कोशिकाओं से पोषक पदार्थ एवं ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। प्रश्न संख्या 6 आता है यहाँ पे शुक्राणु जनन क्या है। संक्षेप में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन करें। तो उत्तर में लिखेंगे नर युग्मक यानी कि शुक्राणुओं की निर्माण प्रक्रिया शुक्र जनन कहलाती है। ठीक है, इसके आगे है वृषण की जनन उपकला के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु बनते हैं। यह क्रिया निम्न प्रकार होती है। देखिए स्पर्मेटिड का निर्माण, यह क्रिया अग्रलिखित उपचरणों में है। एक तरह से क में है गुणन प्रावस्था, इसे इंग्लिश में मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं। प्राथमिक जनन कोशिकाएं समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होती है तथा स्पर्मेटोगोनिया बनाती है। ये सभी कोशिकाएं द्विगुणसूत्री यानी कि डिप्लॉयड होती है। ठीक है, ख है यहाँ पे वृद्धि प्रावस्था यानी कि ग्रोथ फेज। स्पर्मेटोगोनिया नर्सिंग कोशिकाओं से खाद्य पदार्थ ग्रहण करके आकार में बड़ी हो जाती है तथा इस अवस्था को प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। यह अवस्था भी द्विगुणसूत्री होती है। ग है यहाँ पे परिपक्वन प्रावस्था यानी कि इसे इंग्लिश में मैट्योरेशन फेज कहते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में एक अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे द्विगुणित कोशिकाएं बनती है जिन्हें द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। प्रत्येक द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री विभाजन होता है, अतः प्रत्येक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से 4 कोशिकाएं बनती है जिन्हें स्पर्मेटेड कहते हैं। प्रश्न संख्या 7 आता है शुक्राणु जनन की प्रक्रिया के नियमन में शामिल
हार्मोनों के नाम बताएं। उत्तर हो जाएगा शुक्राणु जनन की प्रक्रिया के नियमन में निम्न हार्मोन शामिल होते हैं, जिसमें पहला है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, इसे शॉर्ट में GnRH भी कहते हैं। ये सब बात आपको याद रखनी है। सेकेंड में है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसे शॉर्ट में LH कहते हैं। थ्री में है यहाँ पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसे शॉर्ट में FSH कहते हैं। और फोर है एंड्रोजन्स। ठीक है। प्रश्न संख्या 8 आता है शुक्राणु जनन एवं वीर्य सेचन, इसे इंग्लिश में स्पर्मिएशन कहते हैं, की परिभाषा लिखें। तो आपको परिभाषा लिखना है, तो उत्तर में लिखेंगे सिंपल सा शुक्राणु जनन स्पर्मिय जेनेसिस गोल अचल स्पर्मेटिड्स के चल शुक्राणुओं में बदलने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन या शुक्राणु कायांतरण कहते हैं। ठीक है। अब देखिए वीर्य सेचन यानी कि स्पर्मिएशन, शुक्राणु कायांतरण के पश्चात मुक्त शुक्राणुओं के शीर्ष सर्टोली कोशिकाओं में अंत स्थापित हो जाते हैं। शुक्रजनक नलिकाओं के स्तर से शुक्राणुओं के उनकी गुहा यानी कि ल्यूमेन में मोचित यानी कि रिलीज्ड होने की प्रक्रिया को वीर्य सेचन कहते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 9 आता है शुक्राणु का एक नामांकित आरेख बनाएं। तो आपको एक चित्र बनाना है। ठीक है। उत्तर हो जाएगा शुक्राणु का नामांकित आरेख निम्न है। देखिए आपके समझ शुक्राणु का आरेख आ रहा है। आपको हम यहाँ पे फुल पिक्चर शो कर देंगे, यहाँ से आप लोग देख के बना लीजिएगा, या फिर आपके NCERT बुक में भी होगा। ये है जीव द्रव्य कला यानी कि प्लाज्मा झिल्ली, और ये है अग्रपिंडक। ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं ये है शीर्ष, और इसके आगे आता है ये वाला पार्ट केंद्रक युक्त गुणसूत्री पदार्थ है, और यहाँ पे थोड़ा सा घुमावदार दिख रहा होगा आपको, ये है ग्रीवा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसे कहते हैं मध्यखंड, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसे कहते हैं सूत्र कणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। ये तैरने के लिए ऊर्जा का स्रोत होता है। ठीक है। और ये वाला पार्ट आप लोग देख सकते हैं इसे कहते हैं पूछ। ओके, ये आप लोग इसे बना लीजिएगा। चित्र है शुक्राणु की संरचना, एक बार फिर से देख लीजिए, आप लोग भी बना लीजिएगा। ठीक है। पिक्चर को छोड़ना नहीं है कि एग्जाम में इससे सभी से कोई ना कोई पिक्चर आपका एग्जाम में आना ही आना है, और पिक्चर छोड़ना नहीं है। ठीक है। प्रश्न संख्या 10 है शुक्रिय प्रद्रव्य यानी कि सेमिनल प्लाज्मा के प्रमुख संघटक क्या है। उत्तर हो जाएगा शुक्रिय प्रद्रव्य यानी कि सेमिनल प्लाज्मा में फ्रक्टोस यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स, कैल्शियम तथा एंजाइम होते हैं। प्रश्न संख्या 11 है पुरुष की सहायक नलिकाओं एवं ग्रंथियों के प्रमुख कार्य क्या है। उत्तर हो जाएगा पुरुष की सहायक नलिकाओं और ग्रंथियों के प्रमुख कार्य निम्न हैं। देखिए यहाँ पे सहायक नलिकाएं एसेसरी डक्ट्स, सहायक नलिकाओं का कार्य वृषण में बने शुक्राणुओं का शरीर से बाहर तक स्थानांतरण युग्मक स्थानांतरण है। इनका वृषण से बाहर तक का पथ निम्न रहता है। देखिए वासा इंफ्रेंसिया, एपिडिडिमिस, वासा डिफरेंसिया, उसके बाद है यूरेथ्रा, उसके बाद है स्खलन नलिका। इसे भी आप लोग ब्लू पेन से लिख लीजिएगा। ठीक है। हम गलती से ब्लैक पेन से इसे लिख दिए थे। आगे है यहाँ पे पुरुष की सहायक जनन ग्रंथियाँ जनन प्रक्रिया में सहायक होती है। तो देखिए यहाँ पे पहला में है शुक्राशय, इसे सेमिनल वेसल कहते हैं, से स्रावित चिपचिपा तरल शुक्रिय प्रद्रव्य यानी कि सेमिनल प्लाज्मा का मुख्य भाग बनता है। शुक्रिय प्रद्रव्य तथा शुक्राणु परस्पर मिलकर वीर्य बनाते हैं यानी कि इसे स्पर्म भी कहते हैं। ठीक है। सेकंड में है पुरस्थ ग्रंथि यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड। यह ग्रंथि मूत्र मार्ग के अधर भाग के चारों ओर स्थित होती है। इससे स्रावित तरल शुक्राणुओं को सक्रिय बनाए रखता है और मूत्र मार्ग की अम्लीयता को समाप्त करता है। अब देखिए थर्ड में आता है यहाँ पे बल्बो यूरेथ्रल या काउपर्स ग्रंथि यानी कि बल्बो यूरेथ्रल और काउपर्स ग्लैंड। ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए यह एक जोड़ी होती है। ये मूत्र मार्ग के पार्श्वों में स्थित होती है। इन ग्रंथियों से मैथुन से पूर्व
एक क्षारीय एवं चिकने द्रव्य का श्रावण होता है। यह मूत्र मार्ग की अम्लीयता को समाप्त करके इसे चिकना बनाकर मैथुन में सहायता करता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 12 है यहाँ पे, अंड जनन क्या है? अंड जनन की संक्षिप्त व्याख्या करें। तो उत्तर में लिखेंगे अंड जनन यानी कि ओजेनेसिस। अंडाशय में द्विगुणित अंड मातृ कोशिकाओं से अगुणित अंड का निर्माण अंड जनन कहलाता है। अंड जनन का प्रारंभ तभी हो जाता है जब स्त्री अपनी माँ के गर्भ में होती है। ठीक है, ध्यान देंगे इस सभी बातों को आप लोग। लेकिन प्रक्रिया किशोरावस्था तक निलंबित अवस्था में रहती है। आगे है यहाँ पे, यह अंडाशय की ग्राफियन पुट्टिका यानी कि ग्राफियन फॉलिकल में होने वाली प्रक्रिया है। इसके द्वारा अंडाणु यानी कि ओवम का निर्माण होता है। अंड जनन पीयूष ग्रंथि से स्रावित पुट्टिका प्रेरक हार्मोन इसे FSH तथा LH के नियंत्रण में होता है। स्त्री में हार्मोन के प्रभाव से प्रति माह एक ग्राफियन पुट्टिका परिपक्व होती है। आगे आता है, अंड जनन प्रक्रिया को निम्नलिखित 3 चरणों में बांटा जा सकता है। तो वो कौन कौन से हैं? क में है गुणन प्रावस्था, इसे इंग्लिश में मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं। यह प्रावस्था जन्म से पहले अर्थात भ्रूण अवस्था में ही पूर्ण हो जाती है। अंडाशय के निर्माण के समय ही प्राथमिक जनन कोशिकाएं यानी कि अंडाशय पुट्टिकाओं के रूप में एकत्र हो जाती है। बात करें हम लोग आगे की, तो इनमें से एक कोशिका अंडाणु मातृ कोशिका यानी कि एक मदर सेल के रूप में विभेदित हो जाती है। शिशु जन्म के समय सारी अंडाशयी पुट्टिकाएं उपस्थित होती है। ख है यहाँ पे वृद्धि प्रावस्था यानी कि ग्रोथ फेज। यह प्रावस्था बहुत लंबी होती है। भ्रूण अवस्था में ही यह प्रारंभ हो जाती है और लैंगिक परिपक्वन के पश्चात जब तक उस पुट्टिका विशेष के परिपक्व होने की अवस्था नहीं आती तब तक यह वृद्धि प्रावस्था में बनी रहती है। आगे की बात करें तो अंडाणु मातृ कोशिका यानी कि अंडाणुजन कोशिका या उगोनियम में विभेदित होकर वृद्धि प्रावस्था में प्रवेश कर जाती है। यह काफ़ी मात्रा में पोषक पदार्थ संचित करती है तथा सामान्य कोशिका से आकार में कई 100 गुना बढ़ जाती है। इसी अवस्था में यह ग्राफियन पुट्टिका के परिपक्वन होने तक रहती है। अब इस पूर्व अंडाणु कोशिका या प्राथमिक ओसाइट यानी कि प्राइमरी ओसाइट कहते हैं। ग में आता है परिपक्वन प्रावस्था यानी कि मैट्यूरेशन फेज। तो इसे भी हम लोग देख लेते हैं। जब ग्राफियन पुट्टिका परिपक्व होती है तब उसमें उपस्थित प्राथमिक ओसाइट में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है। यह विभाजन असामान्य होता है और केवल गुणसूत्रों की संख्या आधी करने के लिए होता है। आगे है, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के बाद एक अगुणित द्वितीयक ओसाइट या द्वितीयक अंडाणु कोशिका तथा एक अगुणित लोपिका या ध्रुवीय पिंड यानी कि पोलर बॉडी बनती है। इसी अवस्था में ग्राफियन पुट्टिका फटकर अंडाशय से द्वितीयक अंडाणु कोशिका को मुक्त करती है। इसके आगे है, अंडाणु में द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन शुक्राणु के अंडाणु में प्रवेश के पश्चात होता है। इसके फलस्वरूप अंडाणु यानी कि ओवम तथा द्वितीय अगुणित लोपिका ध्रुवीय पिंड का निर्माण होता है। अंड जनन निरंतर अंतराल पर होने वाली एक लंबी व जटिल प्रक्रिया होती है। प्रश्न संख्या 13 आता है, अंडाशय के अनुप्रस्थ काट यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन का एक नामांकित आरेख बनाएं। उत्तर हो जाएगा अंडाशय की अनुप्रस्थ काट यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन का नामांकित चित्र निम्न है। तो आप लोग भी कुछ इस तरह से बनाएंगे तो एग्जाम में हो सके अच्छा मार्क्स सबको मिल सके। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जितना भी कॉपी है एक ऐसे करके बॉक्स बना लेंगे। जो भी पिक्चर बनाना होगा इसके अंदर बना के नामकरण कर देंगे। ठीक है, फिर चित्र यहाँ पर लिख के जो भी है वो ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे हम बना चुके हैं। पूरा हूबहू तो नहीं बनाया है बट बना चुके हैं। आप लोग भी बना सकते हैं। हम आपको पिक्चर यहाँ पे शो कर देंगे बुक वाला। ठीक है, तो ये देखिए हम बनाए हैं। इसे कहते हैं तृतीय पुट्टक यानी कि गहवर दर्शाता हुआ। और ये है प्राथमिक पुट्टक
उसके बाद आता है ये वाला पार्ट, इसे कहते हैं रुधिर वाहिकाएं और इसे कहते हैं ग्राफी पुटक। और आगे आता है इसे कहते हैं अंडाणु और ये वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा किनारे वाला, इसे कहते हैं पीत पिंड यानी कि कॉपर्स ल्यूटियम। चित्र है अंडाशय के आरेखीय काट का एक दृश्य, तो आप लोग भी बना लीजिएगा। प्रश्न संख्या 14 आता है ग्राफी पुटक यानी कि ग्राफियन फॉलिकल का एक नामांकित आरेख बनाएं। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ग्राफी पुटक ग्राफियन फॉलिकल का एक नामांकित आरेख निम्नांकित है। तो ये देखिए इससे पहले वाला पिक्चर था उसी में दिया हुआ है ग्राफी पुटक का। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको फुल पिक्चर शो कर देंगे, यहाँ से भी आप लोग देख के बना सकते हैं। तो ये देखिए इस पार्ट को कहते हैं ग्राफी पुटक। ठीक है, और ये सब है कोशिकाएं। चित्र ग्राफी पुटक, बस कुछ इस तरह से। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। निम्नलिखित के कार्य बताएं। तो देखिए क है यहाँ पे पित्त पिंड यानी कि कॉपर्स ल्यूटियम। तो इसका कार्य बताना है सभी का, तो हम आंसर दे देते हैं। पित्त पिंड यानी कि कॉपर्स ल्यूटियम के कार्य, यह ग्राफियन पुटिका से अंडोत्सर्ग के पश्चात फॉलिकुलर कोशिकाओं और रक्त थक्के से बनी पीले रंग की ग्रंथिल संरचना है। इससे प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन्स, रिलैक्सिन आदि हार्मोन्स स्रावित होते हैं। इसके आगे है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भ्रूण के आरोपण यानी कि सगर्भता, जिसे प्रेगनेंसी भी कहते हैं, तथा अपरा, जिसे इंग्लिश में प्लेसेंटा कहते हैं, के निर्माण में सहायता करता है। ठीक है, ख है यहाँ पे गर्भाशय अंतः स्तर यानी कि एंडोमेट्रियम। उत्तर हो जाएगा गर्भाशय अंतः स्तर एंडोमेट्रियम के कार्य। गर्भाशयी अंतः स्तर भ्रूण के ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में रोपण, अपरा यानी कि प्लेसेंटा निर्माण व सगर्भता बनाए रखने हेतु आवश्यक होता है। ग की ओर चलते हैं। अग्रपिंडक एक्रोसोम। उत्तर हो जाएगा अग्रपिंडक एक्रोसोम के कार्य। यहाँ पे है शुक्राणु के शीर्ष हेड पर गोल्जी कॉय से बनी टोपी सदृश संरचना अग्रपिंडक एक्रोसोम होती है। इससे मुक्त होने वाले स्पर्म लासेंस जैसे हाइल्यूरोनिडेन एंजाइम अंडाणु के रक्षात्मक आवरण का अपघटन यानी कि लाइसिस कर देते हैं। इसके फलस्वरूप शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर जाता है। घ है यहाँ पे शुक्राणुपुंज यानी कि स्पर्म टेल। उत्तर हो जाएगा शुक्राणुपुंज स्पर्म टेल के कार्य। शुक्राणुपुंज शुक्राणु को निषेचन करने के लिए अंड तक पहुँचने हेतु आवश्यक गतिशीलता प्रदान करती है। च है यहाँ पे झालर या इसे फिम्बरी भी कहते हैं। उत्तर में लिखेंगे झालर फिम्बरी के कार्य। अंडवाहिनी ओव्यूडक्ट का प्रारंभिक फनल सदृश चौड़ा भाग जो अंडाशय के संपर्क में होता है मुखिका ओस्टियम कहलाता है। यह झालरदार तथा रुमावी यानी कि फिम्ब्राइटेड एंड क्लिएटेड होता है। इसकी अंगुली सदृश रचनाओं को फिम्बरी कहते हैं। ये अंडाणुओं को ग्रहण करने में सहायक होती है। प्रश्न संख्या 16 आता है सही या गलत कथनों को पहचाने। क है पुंजनों एंड्रोजन्स का उत्पादन सर्टोली कोशिकाओं द्वारा होता है। उत्तर हो जाएगा गलत। ठीक है, तो सही गलत आपको लिखना होगा, तो हम डायरेक्ट आंसर लिख दिए हैं। ख है शुक्राणु को सर्टोली कोशिकाओं से पोषण प्राप्त होता है, तो ये भी हो जाएगा आपका सही। ग है यहाँ पे लीडिंग कोशिकाएं अंडाशय में पाई जाती है, तो उत्तर में लिखेंगे ये गलत है। घ है यहाँ पे लीडिंग कोशिकाएं पुंजनों यानी कि एंड्रोजेंस को संश्लेषित करती है। उत्तर हो जाएगा सही। अड़ है यहाँ पे अंड जनन पीत पिंड कॉपर्स ल्यूटियम में संपन्न होता है। उत्तर हो जाएगा गलत। च है यहाँ पे सगर्भता यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान आर्तव चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होता है, तो उत्तर हो जाएगा सही। छ है यहाँ पे योनि छद यानी कि हाइमेन की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति
कौमार्य, वर्जिनिटी या यौन अनुभव का विश्वसनीय संकेत नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा ये सही बात है। ठीक है, प्रश्न संख्या 17 आता है जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 17 है, आर्तव चक्र क्या है? आर्तव चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल का कौन से हार्मोन नियमन करते हैं? देखिए इसमें दो क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका हम लोग उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आर्तव चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल मादा प्राइमेटों के अंडाशय, सहायक नलिकाओं व हार्मोनल स्तर में होने वाले जनन चक्रिक परिवर्तनों को आर्तव चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। स्त्रियों में ये परिवर्तन माह में एक बार दोहराए जाते हैं, अतः इसे माहवारी चक्र या आर्तव चक्र कहते हैं। और यह बात आपको याद रखनी है। प्रथम ऋतुस्राव या रजुधर्म मेंस्ट्रुएशन का प्रारंभ यौवनारंभ से होता है, जिसे रजुदर्शन यानी कि मेनार्की कहते हैं। स्त्रियों में यह आर्तव चक्र प्रायः, ध्यान देंगे, 26 से 28 दिन की अवधि के पश्चात दोहराया जाता है। ऋतुस्राव में अनिषेचित अंडाणु कुछ रक्त व गर्भाशयी अंतःस्तर की खंडित कोशिकाओं के साथ योनि मार्ग से बाहर आता है। इसमें ऋतुस्राव यानी कि मेंस्ट्रुएशन की अवस्था के बाद पुटकीय या फॉलिकुलर अवस्था होती है, जिसमें गर्भाशय के अंतःस्तर की टूट फूट की मरम्मत व नई वृद्धि होती है तथा पुटकीय विकास होता है। अगली अवस्था 14वें दिन अंडोत्सर्ग की होती है, जिसके बाद पीत अवस्था यानी कि ल्यूलियल फेज या स्रावी अवस्था आती है, जिसमें प्रोजेस्टेरोन के प्रभाव से गर्भाशयी भित्ति का विकास होता है तथा यह अपेक्षित गर्भाशय हेतु तैयार होती है। अंडोत्सर्ग के बाद पुटिका कॉपर्स ल्यूटियम बना देती है। निषेचन के अभाव में पुनः ऋतुस्राव अवस्था दोहराई जाती है। आगे है आर्तव चक्र का नियमन यानी कि रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये भी देख लीजिए, ये भी पूछा था क्वेश्चन में। तो यह पीयूष ग्रंथि तथा अंडाशयी हार्मोन्स द्वारा नियमित होता है। LH तथा FSH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ग्राफियन पुटिकाओं की वृद्धि, अंडजनन तथा एस्ट्रोजन्स के स्रावन को प्रेरित करते हैं। आगे है LH का स्रावन आर्तव चक्र के मध्य लगभग 14वें दिन अपने उच्चतम स्तर पर होता है। इसे LH सर्ज यानी कि LH सर्ज कहते हैं। यह ग्राफियन पुटिका के फटने को प्रेरित करता है, यानी अंडोत्सर्ग हो जाता है। अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु फैलोपियन नलिका में आता है, जहाँ पर इसका निषेचन होता है। निषेचन के बाद सगर्भता प्रारंभ होती है। अगर अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता तो कॉपर्स ल्यूटियम विलुप्त होने लगता है। प्रोजेस्टेरोन व एस्ट्रोजन की कमी से गर्भाशय की भित्ति का खंडन प्रारंभ हो जाता है और रक्तस्राव शुरू हो जाता है। रक्तस्राव के साथ अनिषेचित अंडाणु भी बाहर आ जाता है। इसी को ऋतुस्राव कहते हैं। और आगे वाला बात आप लोग ध्यान देंगे, 4 से 5 दिन तक रक्तस्राव होता रहता है। इसके पश्चात लगभग 9 दिन में गर्भाशय की भित्ति की मरम्मत हो जाती है। ठीक है, बाद में मरम्मत भी हो जाता है। प्रश्न संख्या 18 आता है प्रसव यानी कि पार्ट्यूरेशन क्या है? प्रसव को प्रेरित करने में कौन से हार्मोन शामिल होते हैं? तो ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आपको ध्यान दे। इसका उत्तर हो जाएगा गर्भावधि की पूर्ण होने पर गर्भाशय की पेशियों में तीव्र संकुचनों यानी कि विगोरस कॉन्ट्रैक्शन के कारण नवजात शिशु यानी कि फिटस गर्भाशय से बाहर आ जाता है। इसे प्रसव यानी कि पार्ट्यूरेशन या शिशु जन्म कहा जाता है। प्रसव के संकेत पूर्ण विकसित भ्रूण यानी कि फिटस तथा अपरा जिसे प्लेसेंटा भी कहते हैं
इससे उत्पन्न होते हैं, जो पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन के स्रावन को तीव्र करते हैं। ऑक्सीटोसिन या पीटोसिन प्रसव पीड़ा उत्पन्न करके प्रसव संपन्न कराता है। अंडाशय द्वारा स्रावित रिलैक्सिन हार्मोन प्यूबिक सिम्फाइसिस को ढीला कर श्रोणि क्षेत्र को चौड़ा कर देता है, जिससे प्रसव आसान हो जाता है। प्रश्न संख्या 19 है, हमारे समाज में लड़कियां जन्म देने का दोष महिलाओं को दिया जाता है। बताएं कि यह क्यों सही नहीं है, और ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे भी आप लोग ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। उत्तर में लिखेंगे आप लोग, मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये सभी आप लोगों को पता होगा क्योंकि आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं। इनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र समजात होते हैं, यानी कि एक समान होते हैं। उसके बाद जो आता है 23वां जोड़ी गुणसूत्र स्त्रियों में XX तथा पुरुषों में XY होता है। युग्मक जनन द्वारा स्त्रियों के अंडाशय में उत्पादित सभी अंडाणु 22+X गुणसूत्र वाले होते हैं, जबकि पुरुष के वृषण में उत्पादित 50% शुक्राणु और 22+X गुणसूत्र वाले तथा 50% शुक्राणु 22+22 गुणसूत्र वाले होते हैं। इस कारण स्त्रियों को समयुग्मी तथा पुरुषों को विषमयुग्मी कहा जाता है। ठीक है। निषेचन के समय यदि 22+X शुक्राणु का संयोजन अंडाणु के साथ होता है, तब मादा संतान उत्पन्न होगी। ठीक है, क्योंकि इसकी जिन संरचना 44+XX होगी। यदि अंडाणु का समेकन 22+22, ठीक है, 22+22 शुक्राणु के साथ होता है, तब नर संतान उत्पन्न होगी। ठीक है, देखिए जब 22 हो रहा है तो नर होगा, क्योंकि इसकी जिन संरचना 44+XY होगी। ओके, आगे है, उपयुक्त कथन से स्पष्ट है कि लिंग निर्धारण में स्त्रियों की कोई भूमिका नहीं होती। ये समयुग्मी होती है, क्योंकि अंडाशय में केवल एक ही प्रकार के अंड उत्पादित होते हैं। सिंपल सी बात है, बॉयज में XY पाया जाता है और स्त्री में XX। तो जब भी आएगा स्त्री से, चाहे तो ये XI या फिर ये XI। ठीक है, और लड़का में क्या होता है, ये X आ गया और लड़की से भी X आ गया, तो हो गई लड़की, तो लड़की हो जाएगी। ये देखिए, लड़का में XY होता है और लड़की में XX। अगर लड़का से Y आ गया और लड़की से X आ गया तो वो लड़का होगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 20 आता है, एक माह में मानव अंडाशय से कितने अंडे मोचित होते हैं? यदि मादा ने समरूप जुड़वा बच्चों को जन्म दिया हो तो आप क्या सोचते हैं कि कितने अंडे मोचित हुए होंगे? क्या आपका उत्तर बदलेगा यदि जन्मे हुए जुड़वा बच्चे द्विअंडज यमज थे? उत्तर में लिखेंगे, मानव स्त्रियों में प्रत्येक आर्तव चक्र के फलस्वरूप प्रति माह एक अंड यानी कि ओवम ही मोचित होता है, यानी कि एक ही अंड मोचित होता है। समरूप जुड़वा यानी कि आइडेंटिशियल ट्विंस का जन्म एक निश्चित युग्मनज यानी कि जाइगोट से ही होता है। प्रथम विभाजन के फलस्वरूप बनी कोरक खंड यानी कि ब्लास्टोमियर्स एक दूसरे से पृथक होकर समरूप जुड़वा का विकास करती है। आगे है यहाँ पे द्विअंडज यमज यानी कि फ्रंटल ट्विंस का विकास अलग अलग निषेचित युग्मनज से होता है। इनकी जिन संरचना भी भिन्न होती है। इसका तात्पर्य है कि जितने द्विअंडज यमज होते हैं उतने ही अंडाणुओं का निषेचन भिन्न भिन्न शुक्राणुओं से होता है। प्रश्न संख्या 21 आता है, जो कि लास्ट है, इसे भी आप लोग देख लें। आप क्या सोचते हैं कि कुतिया जिसने 6 बच्चों को जन्म दिया है कि अंडाशय से कितने अंडे मोचित हुए थे? उत्तर में आप लोग लिखेंगे, अंडाशय से 6 अंडे मोचित हुए थे। अनेक छोटे स्तनधारियों में एक बार में अनेक अंडे मोचित होते हैं, जिनके अलग अलग शुक्राणुओं द्वारा निषेचन से अलग अलग संतति बनती है। ओके, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे और भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। प्लेलिस्ट भी बन चुका है, आप लोग क्लास 12th में जाइए, प्लेलिस्ट में 10th 11th 12th का बना हुआ है,
तो 12th में जाके आप लोग अपना जो भी आपका सिलेबस है आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल तैयारी एग्जाम के 12th ग्रुप ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको PDF नोट्स मिल जाएगा। टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिएगा तैयारी एग्जाम की 12th ग्रुप, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर लेना है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।